हैं वो मैं अभी बात करूंगा, लेकिन इस बार इस पे बात कर ले कि क्या इस समय वॉरफेयर के तौर पे चल रहा है। कमर आगा साहब, तो देखिए जब शुरुआत हुई थी लगभग वही सवाल, लेकिन थोड़ा आगे ले जाके इसको पूछता हूं। तो ट्रंप साहब, अच्छा कमर आगा साहब अभी ज्वाइन नहीं किए, तो चलिए मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास ही चला जाता हूं। स्वर्ण सिंह साहब, ऐसा सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ईरान ने इस तरह के टकराव के लिए पहले से अपनी रणनीति बनाई हुई थी। उसके मतलब मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि जो खामनेई साहब थे उन्होंने सबको ऑर्डर दिया था कि 4 सक्सेशन ऑर्डर तैयार करके रखो, एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, चौथा, इस तरीके से आते रहेंगे, चाहे वो उनके खुद के लिए हो, चाहे अलग अलग मिलिट्री कार्डर के लिए हो, या फिर अलग अलग लोगों के लिए हो। तो जिस तरह की प्रिपरेशन के साथ ईरान था, इनफैक्ट उन्होंने तो यहां तक भी तैयारी की थी, जो मैंने पढ़ा और सुना, कि अगर देश के अंदर विद्रोह होता, जिसकी उम्मीद कर रहे थे शायद डोनाल्ड ट्रंप भी, लगातार उन्होंने पहले ऐसे ही बयान दिए कि बस ये हमला है, इसके बाद आप सत्ता संभाल लीजिएगा, आपके लिए वक्त आ गया है। लेकिन खामनेई की मौत के बाद तो उल्टा नजारा दिखा। लोग सड़क पर तो उतरे, लेकिन ज्यादा उनके समर्थन में उतरे। बहुत ज्यादा खुशियां मनाने वाले या कि अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया, इस तरह के तो अभी तक कुछ देखा नहीं गया। और कहते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके अलग अलग कमांड डिवीजन, वो भी उन्होंने तैयार करके रखे थे। अब कितनी खबरें अंदर से आ पा रही हैं, नहीं आ पा रही, नहीं पता। लेकिन क्या सबकी सोच के मुकाबले ईरान ने इस सारी सिचुएशन के लिए अपने आप को बहुत वेल प्रिपेयर रखा था, जिसकी उम्मीद शायद नहीं की गई? देखिए, सबसे पहले तो विपिन, एम्बेसडर प्रभुदयाल ने जैसे कहा कि अमेरिका और इजराइल की जो सैन्य बल है वो बहुत बड़ा है, ताकतवर है ईरान के सामने। पर यह भी सच है कि ईरान को लगातार धमकियां मिल रही थी, इशारे और संकेत मिल रहे थे कि उन पर हमला हो सकता है। इसलिए जाहिर है कि उन्होंने तैयारी बिल्कुल जरूर की होगी। पर क्योंकि इस तरह से पहले ही स्ट्राइक में उनके जो शीर्ष नेता हैं, उनके साथ साथ करीब 40 या 45 दूसरे स्तर के और तीसरे स्तर के जो नेतृत्व है वो भी मारा गया, तो जाहिर है कि शायद वो पूरी तरह से तैयार थे भी नहीं। पर लगातार जिस तरह से हमले अब ईरान कर रहा है, आप देखें कि वो पूरे क्षेत्र में उसने युद्ध बढ़ा दिया है। शायद टर्की को भी निशाना साधा है और हिजबुल्लाह इसमें आ गया अभी। तो मुझे लगता है जो ज्यादा बड़ी चिंता है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ठीक से कैलकुलेट या विश्लेषण नहीं किया कि क्या हो सकता है। और इसीलिए देखिए, रिजीम चेंज जो हुआ उसको माने या नहीं माने ये साफ नहीं है, क्योंकि अभी भी वही थियोक्रेटिक स्टेट, आईआरजीसी और वही राष्ट्रपति, वो सब वही हैं। और दूसरा जो उनको लगता था कि क्विक जल्दी से एकदम जीत हो जाएगी उनकी, वो भी नहीं हुआ है। तो लगातार वो कहते रहे, पिछले जून में उन्होंने कहा, इस बार फिर पहले स्ट्राइक के बाद कहा कि उन्होंने एकदम नॉकआउट स्ट्राइक दे दिया है ईरान के ऊपर और कमजोर हो गया ईरान। पर उसके बाद भी लगातार अमेरिकी और उसके दोस्त देशों के नागरिक, अमेरिकी सोल्जर मर रहे हैं, कम संख्या में पर वो मर रहे हैं। इसके चलते उनको ये भी शायद जानकारी नहीं थी कि डोमेस्टिक पुशबैक होगा, डेमोक्रेट्स का ही नहीं, रिपब्लिकन्स का भी। और अमेरिका में ये जो भय का एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने वो भी शायद ठीक से समझा नहीं। और सबसे बड़ी जो उनको एकदम अचानक हम देख रहे हैं कि पत्ते अलग तरह से खुल रहे हैं, वो उनके अपने एलाइज, और सबसे खास उनके जो एलाई हैं यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ उनका लगभग टकराव होना शुरू हो गया है। और उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कियर स्टारमर, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ उनकी कैंपेन में शामिल नहीं होंगे ईरान पर हमला करने के लिए। और अपने सैन्य ठिकानों को भी इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी झिझक दिखाई उन्होंने शुरू में। और उसके साथ साथ स्पेन है या टर्की है, वो भी एकदम अलग भाषा में बात कर रहे हैं। तो जो उनको लगता था कि उनके साथी देश हैं, वो भी उनका रुझान शायद उन्होंने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। और आखिरी बात, उनके जो युद्ध के उद्देश्य हैं वो अभी तक साफ नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं। यदि रिजीम चेंज चाहते हैं तो क्या उनकी परिभाषा में रिजीम चेंज हो गया है या नहीं हुआ है। वो चाह रहे थे कि लोग विद्रोह में खड़े हो जाएं, वो हुआ नहीं। उल्टा, जैसे आपने कहा कि अली खमैनी के मरने के बाद लोगों में और भी राष्ट्रवाद और एक तरह से देश के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, समर्थन है, वो और भी बढ़कर सामने नजर आ रहा है। तो लगातार एक तरह से युद्ध फैलता जा रहा है। और जैसे एम्बेसडर प्रभुदयाल ने कहा कि अब तो ये इंडियन ओशन तक पहुंच गया। वहां एक जो उनका
फ्रिगेट ईरान की जो भारत के एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के सम्मेलन में शामिल होने आए थे, उस पर करीब 180 के आसपास कह रहे हैं कि क्रू था, जो टॉर्पीडो से स्ट्राइक करके डुबो दिया है अमेरिका ने। और उनमें से शायद 32 लोगों को अभी तक कुल रेस्क्यू किया गया है। करीब 80 के आसपास लाशें बरामद हो चुकी हैं, ऐसी खबरें श्रीलंका से मिल रही हैं। तो ये जो लगातार नए पहलू खुल रहे हैं युद्ध के, शायद अमेरिका उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। हाँ, ईरान भी तैयार नहीं था, पर ईरान जिस तरह से पूरे क्षेत्र में इस युद्ध को फैला पा रहा है, मुझे लगता है कि वो उसका एक तरह से, ईरान को युद्ध जीतना नहीं है, उसको केवल हारना नहीं है, ये उसका उद्देश्य मुझे लगता है। और लगातार पूरे विश्व में एक तरह से इसको संकट की तरह से पेश करने की उनकी जो क्षमता है, वो जाहिर है कि वो सारे देशों को चिंता में डाल रही हैं। और उसके चलते राष्ट्रपति ट्रंप पर अंदरूनी उनके नेटो अलायंसेस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनके ऊपर लगातार प्रेशर बने। जी। स्वर्ण सिंह जी, तो अब देखिए, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ भी थोड़ा थोड़ा कुछ किया है, ईरान ने सप्लाई रोकी है, वो कितने दिन तक रोक पाएगा, किस तरीके से उसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ईरान अपनी कैपेसिटी में वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है, उसे पता है कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे अभी प्रभुदयाल सर भी कह रहे थे कि रूस आ नहीं सकता, चाइना उस तरीके से सीधे तौर पे मदद नहीं करेगा, तो एक समय पे तो जाके उसको आइसोलेट होना ही है। और फिर उसके चारों तरफ जो अन्य गल्फ कंट्रीज हैं वो तो उसके दुश्मन हैं ही। तो ऐसे में हम क्या माने कि अब चाहे वो लंबा खिंचे छोटा खिंचे, लेकिन ईरान की ये सत्ता तो तय है, इसका जाना। अब आगे उसके टुकड़े किए जाएं, उसको फिर एक इराक जैसा एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट के साथ चला जाए, क्या फ्यूचर होगा यहाँ से ईरान का? फिलहाल इतना साफ नहीं हुआ कि ईरान की जो सत्ता है वो समाप्त होने जा रही है। इसका अभी तक कोई संकेत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात शिपिंग बंद हो जाती है, तो वो ईरान को करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जिस तरह से दोनों तरफ से स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मिसाइल्स के और ड्रोन्स के, तो शिपिंग की इंश्योरेंस पहले से ही बंद हो जाएगी, हो चुकी है। शिपिंग अपने आप उधर जाना नहीं चाहेगी, एयरलाइंस भी अपने रूट चेंज करेंगी। ऊर्जा के निर्यात में, गैस के निर्यात में पहले से ही कमी आती हुई नजर आ रही है। उनके जो मूल्य हैं, कीमतें हैं, वो बढ़ रही हैं। ये सब चीजें होती रहेंगी। पर आई थिंक मोटा सवाल जो हम सब पूछ रहे हैं कि युद्ध कब तक चलेगा, और शायद हम कुछ इस तरह के अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ईरान या यूएस के या किसी के हथियार खत्म हो जाएंगे तो क्या उससे युद्ध खत्म होगा। तो उसके जो खास तथ्य अभी सामने हैं, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, वो ये कि 2.5 साल से इजराइल लगातार हमास को जड़ से उखाड़कर समाप्त करने में लगा हुआ है। और शायद अभी तक कोई पूरी उसको गारंटी नहीं हुई कि हम हमास समाप्त हो गया। ठीक उसी तरह से आप देखें कि लगातार 20 साल तक अमेरिका तालिबान के विरोध में लड़ा अफगानिस्तान में। इजराइल हिजबुल्लाह को समाप्त करने में लगा रहता है। वो अब फिर से उसने सिर को उठाकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो क्या ईरान हमास, तालिबान या हिजबुल्लाह से कमजोर है या नहीं, ये हमें सोचना होगा। और यदि आपको लगता है कि इन सब से कमजोर नहीं है, तो वो शायद युद्ध में लगातार काफी देर तक खड़ा रह सकता है। उसमें एक जो संभावना है वो ये कि यदि अंदर से रिजीम में कोई घुसपैठ हुई है, मोसाद की या CIA की या किसी की भी, जिस तरह से आप देखें कि कैराकास में वेनेजुएला में क्या हुआ कि वो वाइस प्रेसिडेंट से यदि आपका तालमेल बना हुआ था तो आप मदुरो को वहां से निकाल पाए। और ठीक इसी तरह से संभावना है कि यदि यहां भी कोई इंट्रूजन हुआ है, कोई घुसपैठ हुई है किसी तरह की, और नेतृत्व के अंदर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो अंदर से उसको कमजोर कर सकते हैं, या बाहर से जो हमले हो रहे हैं उनको सहायता पहुंचा सकते हैं किसी तरह की, ये संभावना की कुछ अटकलें लगी भी हैं कि किस तरह से ऐसे हो पाया कि अली खमैनी को उसके 40 या 45 दूसरे जो उसके सलाहकार हैं या दूसरे नेता हैं उनके साथ थे, और वहां पर एक बड़ा प्रिसाइज हमला हुआ और वो सभी मारे गए। क्योंकि ये ईरान को शुरू से पता था कि इस तरह की संभावना है, ये इस तरह का हमला हो सकता है।
इसीलिए अली खमेनी ने, जैसे खबरों में है, वो सक्सेशन प्लान बनाया था कि यदि वो नहीं रहते या वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते किसी वजह से, तो किस तरह से देश को चलाया जाएगा। तो ये इतना जागरूक होने के बावजूद भी यदि इस तरह का बड़ा हमला हुआ, और इसराइल तो कह रहा है कि यदि आप एक नया सुप्रीम लीडर कोई शिया क्लेरिक को बनाएंगे तो वो हमारा निशाना वो भी बन जाएगा, या फिर जो आईआरजीसी के नए कमांडर हैं वो भी हमारे निशाने पर हैं। तो हो जी। सकता है कि लगातार और भी हमले हों, पर ये सोचना कि ईरान अपने आप, जब तक वो सत्ता में लोग बने रहते हैं, अपने आप सरेंडर कर देगा, मुझे लगता है वो मुश्किल लगता है। जो मुझे चिंता ज्यादा नजर आ रही है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप के अंदरूनी जो उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग 30 या 32% पहुंची हुई है, और उनके नेटो के दोस्त, और आज वेटिकन ने भी कह दिया कि ये चीज बिल्कुल मान्य नहीं है, ये उन्होंने कहा ट्रूली अलार्मिंग है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है। तो वेटिकन, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड का एक तरह से सिंबॉलिक हेडक्वार्टर्स मान सकते हैं, जी। उन्होंने भी ये बात साफ कर दी, और स्पेन, टर्की, ब्रिटेन से तो सीधा टकराव शुरू हो गया। तो नेटो के जो उनके खास दोस्त हैं वो भी एक तरह से पल्लू झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे हालत में लगातार राष्ट्रपति ट्रंप, जब वो अगले महीने जाने वाले हैं बीजिंग, फिर वो तैयारी कर रहे हैं मिड टर्म पोल्स की, तो वो कब तक इस युद्ध को खींच पाएंगे, ये भी मुझे लगता है उतना एक ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा। महत्वपूर्ण बिल्कुल, प्रश्न है। आपने एक सही जगह पे अपना उंगली रखी है। स्वर्ण सिंह जी, एक छोटा ब्रेक लूंगा, आनंद जी उस पर कुछ